इस वीडियो की शुरुआत एक घटना से करते हैं। यह बात इसी वर्ष फैब के महीने की है जब राहुल रस्तोगी अपने ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहे थे कि तभी उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो इस नोटिफिकेशन को खोलते हैं वैसे ही शायद उनकी दुनिया ही उजड़ गई। यह एक ईमेल था जो उनकी कंपनी के संस्थापक सीईओ की तरफ से आया था और जिसमें लिखा था कि चूंकि कंपनी को अतिरिक्त फंड जुटाने में मुश्किल हो रही है, इसके कंपनी 25% कर्मचारियों की छुट्टी कर रही है, जिसमें उनके साथ कंपनी के 700 और लोगों को भी निकाल दिया गया था। राहुल ने डिजिटल मार्केटिंग में MBA की डिग्री हासिल की थी और इस संस्था में काम करते हुए उन्हें 2.5 साल से ज्यादा हो गए थे और उनकी शादी को अभी महज 3 महीने ही हुए थे। यह कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, यह ना जाने कितने लोगों की है जो शायद अभी बेरोजगार हो या शायद उनमें से कई इस वीडियो को देख भी रहे हो। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जिन स्टार्टअप्स में राहुल जैसे लोग काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे, ये इतना ज्यादा मनमाना पैसा क्यों खर्च कर रहे थे? जैसे नए लोगों को हाई पैकेजेस देना, इंसेंटिव्स देना, कूपन्स, जो शायद परंपरागत कंपनियां नहीं करती हैं। और आखिर इतना पैसा होने के बावजूद इन्हें एम्प्लॉयज की छटनी क्यों करनी पड़ रही है? और क्यों इन स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन लगातार औंधे मुंह गिर रहा है? तो क्या इससे ये समझें कि जो स्टार्टअप बबक था वह फूट चुका है? तो हम इन सब से क्या सीख सकते हैं? सभी पर इत्मीनान से बातचीत करेंगे और इन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे हमारी बहुत मदद होगी। दोस्तों, अभी साल भर पहले तक ये स्टार्टअप अच्छे प्रोफेशनल लोगों को ऊंचे वेतन का कागज देकर उनकी भर्ती किया करते थे। इसमें सबसे ज्यादा ये चीजें एजुटेक सेक्टर में पढ़ाने वाले व काम करने वालों पर लागू होती थी। इन्हें कभी कभी पुराने वेतन से ज्यादा वेतन दिया जाता था, तो कभी भारी इंसेंटिव, तो कभी फ्री के वाउचर्स। लेकिन अब ये सब बस एक दिवा स्वप्न की तरह है, क्योंकि ये स्टार्टअप्स अब बहुत ही मुश्किलों से घिरे हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2022 तक भारत में 84,012 स्टार्टअप्स थे, जो अमेरिका और चीन के बाद स्टार्टअप में तीसरी सबसे बड़ी थी और इसमें लगभग 8.5 लोग नौकरियां कर रहे थे। लेकिन ये स्टार्टअप अंदर ही अंदर दोहरी समस्याओं से जूझ रहे थे, क्योंकि जो बिजनेस भारत में खड़ा करने के लिए 9 से 10 साल लग जाते हैं, ये बिजनेस महज 2 सालों में ही अरबों डॉलर की कंपनी बन गए। इन कंपनीज को ये मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन उनके इन्वेस्टर्स ने दिए जो कंपनी की फंडिंग कर रहे थे। अब आपने शार्क टैंक तो देखा ही होगा, वहां आप सबने वैल्यूएशन कैसे दी जाती है ये भी देखा होगा। बस यहाँ भी वही है। अब आप मान लो कि आप अभी अभी IIT या IIM से पढ़ के निकले हो और आपको कोई 10 करोड़ रुपए दे और बोले कि आपकी वैल्यूएशन $1 मिलियन है और अब यही आपकी वैल्यूएशन बन जाएगी। भारी वैल्यूएशन देने से इन फर्म को अब और फंड उठाने में समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि ये पैसे कभी इनके थे ही नहीं। तो इन्होंने मनमाने ढंग से इन पैसों को खर्च किया तथा खराब प्रबंधन और गलत ढंग से कामकाज से एक और एक अनेक खर्चे बढ़ते गए और ये मुनाफों से कोसों दूर निकलते गए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अनाप शनाप खर्च करोगे और आपका बैंक अकाउंट कभी खत्म ही नहीं होगा, और इससे इनकी कमाई भी कम होने लगी तथा मुनाफे की कोई भी उम्मीद आसपास नजर नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ फंड हाउसेस ने फंडिंग से हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन और कमाई अब मिसमैच हो गई थी। इसलिए 2023 के पहले 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में 88 स्टार्टअप ने 25,000 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। इसमें बायजूस, कोर्स24, डुंजो, ओगा, ओयो, मीसो, अनअकैडमी और वेदांतु जैसे यूनिकॉर्न्स शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा एजुटेक कंपनीज हैं जैसे बायजूस और अनअकैडमी, और इन सब के बीच अब इन्वेस्टर्स ने इनकी वैल्यूएशन को भी कम करना शुरू कर दिया। इसी साल बायजूस के सबसे बड़े निवेशक प्रोसेस ने कंपनी को दी अपने वैल्यूएशन में 75% से अधिक की कटौती की, यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन को 41,820 करोड़ रुपए कर दिया।
वहीं इन्वेस्को ने स्विगी का वैल्यूएशन 50% तक घटाकर 45,105 करोड़ कर दिया था। यहाँ ऐसी कई कंपनीज हैं जैसे ओगा का 35%, पाइन लैब्स और फार्मेसी का वैल्यूएशन लगभग 50% तक घट गया। परंतु सोचने की बात यहाँ यह है कि इनका वैल्यूएशन इतना बढ़ा ही क्यों, और यदि बढ़ ही गया था तो वैल्यूएशन गिर ही क्यों रहे हैं। आखिर इतनी उम्मीदों भरी बुलंदी से स्टार्टअप कैसे मुंह के बल आ गिरे। यह बात है सन 2020 और 21 में कोविड महामारी के पीक वाले दिनों के समय में। यह वही समय था जब स्टार्टअप बूम आया था। उस समय शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल जैसे कई सेवा क्षेत्रों में ऑनलाइन बिजनेस की डिमांड में काफी तेजी आई थी, और उसी समय बहुत सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज ने अपनी अर्थव्यवस्था में फंड का इन्फ्यूजन भी किया था, जिसमें आर्थिक पैकेजेस भी दिए गए थे, तथा सेंट्रल बैंक्स ने उस समय इंटरेस्ट में भी बहुत सारी कटौती की थी, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, जिससे बैंकों से भी पैसा उठाना सस्ता हो गया था। और उसी बीच अमेरिका में $5,000 बिलियन तो यूरोप में $870 बिलियन का आर्थिक पैकेज दिया गया था। ये सारा एक्सेस पैसा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यानी FII और FPI के माध्यम से शेयर बाजारों में तथा इन स्टार्टअप तक पहुंचने लग गया था। इन भारतीय स्टार्टअप को 2020 में अकेले $11 मिलियन तो 2021 में $36 मिलियन मिला था। इसी फंडिंग की बदौलत 31 मई 2023 तक भारत के 108 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में शामिल हो गए थे, जिसमें से ज्यादातर अप्रैल 2020 से ही इस क्लब में है। इन यूनिकॉर्न का कुल वैल्यूएशन $340 बिलियन का है, जो भारत के पूरे इकोनॉमी का 10% है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना महामारी खत्म होती है, जिन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में कोविड के राहत पैकेज के रूप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले थे, उन्हीं एक्सेस मनी के सबसे बड़े दुश्मन महंगाई से उन्हें निपटना पड़ता है, जिसके चलते इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इन्फ्लेशन जून 2022 तक 9% के ऊपर तक पहुंच गया था, जिसके चलते अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया तथा यह वृद्धि का दर लगातार चलता रहा और मई 2023 तक इसे 0% से बढ़ाकर 5% तक ले जाया गया। और इसी ऊंची ब्याज दरों ने बैंकों से मिलने वाले पैसों को और महंगा कर दिया, जिससे जो एक्सेस मनी थी वह देश के बाहर नहीं गई, क्योंकि वित्तीय कंपनीज यानी बैंक्स अब अमेरिका के बाहर की अपेक्षा अमेरिका में कामकाज करना ज्यादा फायदेमंद महसूस कर रहे थे। इसी के परिणाम स्वरूप धन की कमी से वेंचर कैपिटलिस्ट और इक्विटी फर्म जैसे FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के स्टार्टअप को तरजीह देना बंद करना पड़ा। इसी के चलते भारत के स्टार्टअप में फंडिंग 2022 में गिरकर $24 बिलियन महज रह गई। PwC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के पहले 3 महीने में भारतीय स्टार्टअप को मिलने वाली फंडिंग पिछले 4 सालों में सबसे कम रही है। इसमें सबसे कम फंडिंग एजुटेक और फूड टेक सेक्टर को मिली है। इसलिए अपने बिजनेस के लिए बाहरी फंडिंग पर रहने वाले स्टार्टअप पर एक अधर में ही लटक गए हैं, क्योंकि जब इन्हें मुफ्त में पैसा मिला था तो ये साख खर्ची पर उतर आए और इन्होंने प्रॉफिट पर ध्यान न देकर पैसों की स्पेंडिंग इतनी बढ़ा दिया कि इनका ध्यान महज सिर्फ वैल्यूएशन पे था। और जब वैल्यूएशन बढ़ गया और प्रॉफिट नहीं था तथा फंडिंग के स्रोत सीमित होने लगे, तो इनकी वैल्यूएशन लगातार गिरनी शुरू हो गई, क्योंकि इनके वैल्यूएशन और इनके प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा मिसमैच था तथा ये कंपनीज अब लगातार घाटा ही करती जा रही हैं। और इसमें एक एग्जांपल भारत पे और बायजूस का भी है। लेकिन अब क्या? अब इन कंपनीज द्वारा आगे ऐसे कौन से रास्ते हैं जो ये कंपनीज अपने सर्वाइवल के लिए देख रही हैं? इन्हीं स्टार्टअप में से कुछ कंपनीज ने इस बदलाव के मुताबिक खुद को बदलना भी शुरू कर दिया है। जहां कुछ अभी रास्ता ही तलाश रही हैं, वहीं कुछ अच्छे फाउंडर्स अपने कॉस्ट यानी लागत को कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं तथा बिजनेसेस के इकोनॉमी में परिवर्तन भी कर रहे हैं, जिससे ये बिजनेसेस अपना खुद का खर्चा स्वयं ही उठा सके। ध्यान रखें कि कोई भी बिजनेस हमेशा सीधी रेखा में नहीं बढ़ता, उसमें अप्स और डाउन्स भी होते हैं और एम्प्लॉयज की छटनी इसी लागत को कम करने की कोशिश है, जो अभी और लंबी चलने की उम्मीद है। लेकिन एम्प्लॉयज को हटाना एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है। कंपनीज को भी चाहिए कि मनमाने इंसेंटिव्स और कूपन्स पर भी रोक लगाए। कुछ कंपनीज इन्वेस्टमेंट लेने के नए तरीके भी तलाश रही हैं, जिसमें वेंचर डेट फंड से ब्रिज लोन शामिल है, परंतु हम इस टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस के संस्थापक क्रिश गोपालकृष्णन ने कहा कि स्टार्टअप में यह गिरावट इकोनॉमी साइकिल का एक हिस्सा है।
क्योंकि दुनिया में मंदी का दौर है तथा वे आश्वस्त हैं कि कुछ समय बाद इनमें तेजी फिर से लौट आए। अंत में यह कहा जा सकता है कि स्टार्टअप क्षेत्र में समस्याओं के बाद जो सुधार हो रहा है यह एक आवश्यक ऑपरेशन था, नहीं तो इससे स्टार्टअप्स की मौत हो जाती। परंतु इस ऑपरेशन से जो पीड़ा उठाई जानी थी वो स्टार्टअप कंपनियों को तो उठानी ही पड़ रही है, उसके साथ साथ आम नागरिकों को भी अपने जॉब गवा कर उठानी पड़ रही है। ऐसी आशंका भी है कि यदि ये स्थितियां सुधर भी गई तो फिर वही फिजूल खर्ची न शुरू हो जाए। यह एक रियल खतरा है जिससे स्टार्टअप्स और प्रमोटर को बचे रहने में ही भंगाई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।